हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे डीएलएड 2023 का जो पेपर हुआ था आपका। और उसका हम जीएस सेक्शन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चंस थे। तो जो भी व्यूअर्स है मैं उनको क्लियर कर दूं कि ये कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट जो भी हिंदी मीडियम वाले मेरे दोस्त हैं, आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए भी ये काफ़ी वैल्यूबल है। मतलब जो बातें होगी वो हिंदी में ही होंगी। ओके। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी एडमिटेड इन लोकसभा, कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 50। ठीक है। तो कभी भी जब अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन संसद में लाया जाएगा, तो जो भी विपक्षी नेता इसे लाएगा, तो उसे अपने सपोर्ट में 50 मेंबर्स रखने होंगे। ओके। और कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि हाँ, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। और द मोशन हैज़ टू बी पास बाय सिंपल, और सिंपल मेजोरिटी से ये पास होगा। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो लाया था आपका जेबी कृपलानी ने। ठीक है, बेचारा जेबी कृपलानी ने लाया था, और नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा 15 बार फेस किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बोल्ड लेडी थी जो हमारी इंदिरा गांधी, बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 15 बार फेस किया है, बट एक भी बार इनकी सरकार गिरी नहीं है। ठीक है। जो पहली सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिरी थी वो थी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट इन 1978। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, कभी भी यूकेपीएससी या यूकेएसएससी इन्हें पूछ सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पे की गई थी। तो कौन सी कमेटी थी या फिर कौन सा रिफॉर्म था। तो इसका आंसर है संतानम कमेटी। ठीक है। तो द कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संतानम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। तो इसका काम है कि जो ऊपर की लेवल की जॉब, हमारी ग्रुप ए ग्रुप बी की जॉब है, उनमें जो भ्रष्टाचार की जांच वगैरह करती है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। ठीक है। और ये कुछ फैक्ट्स है, ये आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, कि जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये तो है कि राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके अंडर काम करेंगे। ठीक है। और इसमें एक था कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज होगा जब सिविल मैटर्स होंगे। ठीक है। और सेशन जज होगा जब क्रिमिनल मैटर्स होंगे। सिविल मैटर्स यानी कि कोई जमीनी विवाद, ये सो ये सिविल मैटर्स में आ जाएंगे। आपके क्रिमिनल मैटर्स मतलब खून खराबा है, मर्डर वगैरह, ये क्रिमिनल मैटर्स में आ जाएंगे। तो जब क्रिमिनल मैटर्स को जज देखेंगे तो सेशन जज कहलाएगा, और जब सिविल मैटर्स को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएंगे। ठीक है। और जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है जो भी आर्टिकल इनसे रिलेटेड है। यानी अभी देखो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, सेशन कोर्ट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 233 से 237 तक सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल आप याद कीजिए। ठीक। अब वैसे ही आर्टिकल 233 क्या कहता है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। आर्टिकल 233 से गवर्नर अपॉइंट करेगा किनको, डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस को। ठीक है। और इसमें किसकी हेल्प ले सकता है, हाई कोर्ट की। ठीक है, आर्टिकल 233। ठीक। और आर्टिकल 214 क्या है कि हर स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि जो डीएलएड वालों ने जो आंसर की में आंसर दिया है वो है 1 एंड 3 ओनली। बट जो हमने आंसर किया सॉल्व करके तो उसमें 1 2 एंड 3 एंड 4 ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको अपनी अपने स्तर पर देखिएगा। ठीक है। बाकी एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है ये। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो आगे आ गया, आप ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पे कि विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संगठन, सब भी मतलब पंचायती राज व्यवस्था में हो सकता है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है
इसके आर्टिकल वगैरह, इसका फॉर्मेशन, पंचायती राज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पंचायती राज से रिलेटेड होते हैं, तो आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाइएगा। तो द पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड ऑन 1959 में पंचायती राज सिस्टम की स्थापना, शुरुआत हुई थी। ठीक है, स्थापना की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, उसके बाद आता है कि 73rd अमेंडमेंट, एक्ट ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट से आ गया था ये 1992 में। ठीक है, और अप्रैल 24 1993 से लागू हो गया था बिल्कुल। ठीक है, जब अप्रैल 24 1993 से लागू हुआ, इसीलिए हम अप्रैल 24 को मनाते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में। कब से? 2010 से। ठीक, फिर आता है कि द पंचायती राज सिस्टम इज कवर्ड बाय आर्टिकल 243। 243 से 243 ओ तक है आपका पंचायती राज। फिर 243 ओ से 243 जेड आगे तक है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो नगर पालिका ये सो। ओके, और जो पंचायती राज सिस्टम इज कवर्ड इन द 11 शेड्यूल। शेड्यूल को हिंदी में बोलते होंगे शायद, भाग बोलते होंगे। ये आप देखिएगा, ठीक है, हिंदी वालों आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि शेड्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, पंचायत सिस्टम इज कवर्ड अंडर 11 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में क्या किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर लेमन ग्रास। ठीक है, एक अगरबत्ती भी आती है लेमन ग्रास की, मच्छर भगाने वाली। ठीक है, वो भी लेमन ग्रास से तैयार होती है। लेमन ग्रास यूज़ होता है कि मच्छर भगाने के लिए भी यूज़ होता है, और कहीं कहीं इसे ग्रीन टी में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेमन ग्रास को। तो यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है एक, मच्छर की वजह से दो डिजीज़ है, दो बीमारियाँ। पहला है डेंगू, दूसरा मलेरिया। ठीक है, दोनों होती तो मच्छर के काटने से है। ठीक है, बट मच्छर डिफरेंट होता है। ठीक है, मलेरिया में होगा आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और डेंगू में होगा आपका एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, दोनों फीमेल है बट नाम अलग है। ठीक, कभी कभी मॉस्किटो का नाम आ जाता है। और जो मलेरिया है ना, वो होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, प्रोटोजोआ मतलब जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये होती है प्रोटोजोआ की वजह से। और जो डेंगू होता है वो होता है वायरस की वजह से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो इसका प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का। तो इसमें आपके तीन चार क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक, आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन, विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन जिरोली। ठीक है, जिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेसाइट तो पाया गया। हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं ये हैं क्या। ठीक है, तो जो मैग्नेसाइट है वो यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टिव मटेरियल। रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता है कि आपकी जो भी चिमनियाँ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं जहाँ केमिकल वगैरह या फिर पेट्रोलियम ये सब तैयार किया जाता है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई टेम्परेचर होगा। तो वहाँ मतलब जो आपकी आयरन या फिर ये स्टील जो आपके मेटल है, इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया जाता है मैग्नेसाइट। ठीक है, ये मतलब इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ काम आता है। ठीक है, इसलिए इन्हें रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहा जाता है। ठीक, और भी यूज़ किया जाता है, रबर में यूज़ किया जाता है कि रबर को थोड़ा हार्डनेस, कठोरता देने के लिए। ठीक है, रबर में। फिर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है ल्यूब्रिकेंट में। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से स्नेहक, स्नेहक बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, लुब्रिकेंट में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मिनरल है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ठीक, उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम कहाँ यूज़ होता है? जिप्सम एक तो मिट्टी में यूज़ करते हैं। मिट्टी में क्यों यूज़ करते हैं कि मिट्टी की नमी बढ़ाने के लिए। कोई मिट्टी होती है कि पानी जल्दी से छन जाता है और नमी नहीं रहती है, तो उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि नमी रहे मिट्टी में। ठीक है, और दूसरा यूज़ किया जाता है सीमेंट में। इसे मिला दिया जाता है सीमेंट। अगर सीमेंट में जिप्सम ना हो तो क्या होगा कि जैसे ही हम पानी डालेंगे, ठीक है, पानी डालते हैं सीमेंट में, जब सीमेंट यूज़ करते हैं प्लस्तर वगैरह करने में, तो जैसे ही हम सीमेंट में पानी डालेंगे तो वो जम जाएगा। तो उसका जो टाइम है उसको लेट करने के लिए, मतलब टाइम कंट्रोल करने के लिए कि वो जमे ना, ताकि हम उसमें मसाला, रोड़ी, बजरी सब मिक्स कर पाएँ, एक मिक्सचर तैयार हो, इसलिए जिप्सम ऐड किया था। अगर जिप्सम ना हो तो सीमेंट में जैसे ही पानी पड़ा वैसे ही वो कठोर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन है, विच मुगल प्रिंस टुक असाइलम एट श्रीनगर गढ़वाल। तो ये था आपका सुलेमान सिक्को। दारा सिक्को थे इसके पिताजी।
ठीक है, तो ये परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था, जिस कारण औरंगजेब नाराज हुआ था। बाद में पृथ्वी शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान शाह को दिल्ली भिजवा दिया। मेदिनी शाह ने सुलेमान शाह को दिल्ली भिजवा दिया, और इस कारण पृथ्वी शाह ने मेदिनी शाह को, अपने पुत्र को, देश निकाला दिया सीधा, मतलब अपने राज्य से निकाल दिया था। ठीक है, बाद में ये भी औरंगजेब के यहाँ चले गए, बट वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अ, उत्तराखंड के लिए तो आप परीक्षा वाणी को बिल्कुल चाट जाइए 3-4 बार, 2 महीने का टाइम, 3-4 बार चाट दीजिए आप। ठीक है, और बाकी उत्तराखंड की क्लास अगर शुरू करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका इज फेमस फॉर। तो भीमबेटका कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, स्टेट याद होना चाहिए। जो भी ये गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अजंता एलोरा, भीमबेटका और खजुराहो, तो इनके आपको स्टेट भी याद होने चाहिए। ठीक है, और भीमबेटका फेमस है केव पेंटिंग्स के लिए, तो इसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर परस्यूट्स। ठीक है, तो ये होता है टूरिज्म। जितने ज़्यादा टूरिज्म आ जाएंगे, जो ये ब्लॉगर वगैरह हैं, ठीक है, ये ब्लॉगर वगैरह जितने ज़्यादा आपके गांव शहर में आएंगे, तो ये क्या लाएंगे अपने साथ, बिल्कुल बता देते हैं कि ये यहाँ है, ये रास्ता यहाँ है। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी मेला हो रहा है तो ब्लॉगर्स वहाँ सबसे पहले पहुँच रहे हैं। ठीक है, इन्हें आस्था से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आदमी मर जाए उसका भी ब्लॉग बना देंगे। ठीक है, ब्लॉगर प्रजाति। 10th पे चलते हैं कि इन विच सेशन द गोल ऑफ इंडियाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज अनाउंस बाय द कांग्रेस। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज कहाँ मिला था हमें? लाहौर सेशन 1929। इसे तो आप पी जाइए बिल्कुल। आप हर 6 एग्जाम में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन, इसके अगले, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को पास हुआ था पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन एट लाहौर सेशन। ठीक है, ये a public announcement was made on 26 जनवरी 1930। कांग्रेस पार्टी सेलेक्ट फॉर इंडियंस टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, स्वराज दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस। तो स्वराज दिवस मतलब एक तरीके से आज़ादी। ठीक है, तो 1947 से पहले तक हम 26 जनवरी को एक स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो गया। अब 15 अगस्त से 26 जनवरी तक इतना डिले तो कर नहीं सकते थे आज़ादी को, तो 15 अगस्त को हमने मनाया इंडिपेंडेंस डे। लेकिन फिर क्या हुआ कि संविधान जब नवंबर नवंबर 1949 में रेडी हो गया था संविधान, तो हमने वो लागू नहीं किया। हमने वो लागू किया इस डेट को, ताकि हम इस डेट को याद रख सकें। 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया, जबकि वो बन गया था नवंबर 1949 में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, तो भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए? ठीक है, समुद्री तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो मान लो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो सबसे पहला जो ये इधर से है आपका अरेबियन सी, इधर है इंडियन ओशियन, इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस समुद्र से कितने राज्य लगे हुए हैं हमारे? ठीक है, तो पहला राज्य है आपका गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका कर्नाटका, गोवा, और फिर आता है आपका केरल, इधर से हो गया आपका तमिलनाडु, यहाँ से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो कितने स्टेट हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल है आपके 9 स्टेट्स। इंडिया से कोस्ट लाइन ऑफ 9 स्टेट्स। ठीक है, तो ये 9 स्टेट्स हैं आपके जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। इसमें भी जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो है आपकी गुजरात की। ठीक है, ऑलमोस्ट 24% ऑफ इंडिया सी कोस्ट। ठीक है, वो किसके पास है? गुजरात के पास। गुजरात के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन, मतलब सबसे लंबा एरिया है समुद्र के साथ। ठीक, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि किस कंट्री, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका से तो वाटर बाउंड्री है, इधर से पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो कौन से
कंट्री के साथ हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, तो वो है हमारा बांग्लादेश के साथ। आप कंफ्यूज मत होइएगा चाइना के साथ, क्योंकि चाइना वाला टूटा हुआ है, अरुणाचल लगा हुआ है, फिर इधर से तिब्बत लगा हुआ है, नेपाल है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सबसे जो लंबा बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया आपका। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों को चीर कर जाती है, मतलब कितने राज्यों के बीच से जाती है कर्क रेखा भारत में, ठीक है। तो कर्क रेखा जाती है आपकी 8 इंडियन स्टेट से, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और जो एक नया क्वेश्चन आजकल वायरल हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और नया क्वेश्चन क्या है कि जो कर्क रेखा है भारत में, इसके सबसे नियरेस्ट, सबसे पास में कौन सा शहर है, कर्क रेखा के पास में कौन सा शहर है? तो इस शहर का नाम है आपका उदयपुर, ठीक है। उदयपुर है, बट आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में भी है, और ये जो उदयपुर है ये है त्रिपुरा का, ठीक है। तो त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है वो सबसे पास है कर्क रेखा के, ठीक है। हो गए 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? ये आपका कंपाइलर, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मान लो आपको कंप्यूटर पे कोई भी सम करना है, ठीक है, कोई भी जोड़ घटाना जो भी करना है, कोई कमांड देनी है, तो आप कैसे दोगे? अपने कोडिंग करके दोगे, ठीक है। आपने कोई भी कोडिंग की, कि एक प्रोग्राम बनाया आपने, कि अगर कोई भी यूज़र है वो उसमें 2 नंबर डालेगा, मान लो 2 और 4, और उसने डाला ये साइन प्लस, तो कंप्यूटर को क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के देना है 6। तो कंप्यूटर समझता है केवल दो, 2 नंबर, 0 और 1, ठीक है। तो ये होगा इसकी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की, ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और जो आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोग्राम बनाओगे वो होगी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करेगा वो है जी आपका कंपाइलर, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर, ठीक है। अगर ये कंपाइलर नहीं होगा तो आपको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर करता है कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी राज्यपाल के द्वारा। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी ये कार्यकाल पूछ लेता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल कितना था? कार्यकाल होता है इसका 6 साल, और एज होती है 62 साल, ठीक है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और 315 से 323 तक क्या आते हैं आपके? ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट हो गए चाहे यूनियन हो, ये आते हैं आपके 350, आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी आपकी गोदावरी। गोदावरी को कहते हैं हम दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसे, और हाँ दक्षिण गंगा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। दिस रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड वृत गंगा, और वृत गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। वृत गंगा भी इसी का नाम है, गोदावरी का। और ये इनके ओरिजिन पॉइंट जो भी आपकी नदी है, ठीक है, नदियाँ जैसे हो गई आपकी गोदावरी, हो गई कृष्णा, हो गई महानदी, नर्मदा, गोदावरी इंपॉर्टेंट रिवर है। और हो गई आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और इसमें कावेरी नहीं है, कावेरी हो गई आपकी। और एक होती है पेन्नेरू, पेन्नेरू रिवर भी है एक साउथ में, ठीक। और नर्मदा हो गई आपकी, रावी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर, इनके आप ओरिजिन पॉइंट कि कहाँ से निकलती है ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। तो जो गोदावरी है वो निकलती है आपकी त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक, महाराष्ट्र से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर। और जो कृष्णा रिवर है वो होती है आपकी महाबलेश्वर से, ठीक। नर्मदा होती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से, अन्नपूर्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अमरकंटक से, ठीक है। महानदी होती है ओरिजिनेट आपकी दंडकारण्य रीजन इन छत्तीसगढ़। और जो रिवर कावेरी ओरिजिनेट
नियर ताल कावेरी इन कोगुंटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स। ठीक, इन्हें आप बिल्कुल आंख बंद करके याद कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है, तो इसका काम क्या नहीं है कि रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का नियमन, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। इसके लिए अलग से एक संस्था है, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बट है। तो ये कुछ फंक्शन है आरबीआई के। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि आरबीआई कब बना था, आरबीआई बना था 1935 में, ठीक है। 1934 में एक एक्ट आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 में ही बन गया था। तो जब ये बना था, ये बना था कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और अभी भी कहाँ है ये आरबीआई, मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 17वें क्वेश्चन की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय विच। तो मानव संसाधन मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म आ जाएगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। और जितने भी ये मतलब यूएनडीपी, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन्हें आप मतलब करंट में देखिएगा कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो नहीं है, मतलब कोई अध्यक्ष चेंज तो नहीं हुआ, या फिर इनकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। तो ये आप देख लीजिएगा, एक करंट अफेयर की हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम 2-3 वीडियो करंट अफेयर की बना देंगे, ठीक है। और बाकी हम पाकिस्तान को लेते हैं कि काफ़ी बेकार कंट्री है, ठीक है। वैसे तो है, बट हम बोलते हैं कि पाकिस्तान को, लेकिन जो पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट थी, और जो ये आइडिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने दिया था, महबूब उल हक ने, ठीक है। और जो पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वो 1990 में आई थी, ठीक है। और वो लाई थी पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड इंडियन नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं इंडिया के, और इन्हें नोबल मिला था शायद शायद 1998 में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी इन्हें कब नोबल मिला था, ठीक है। अगर मैं गलत हुआ तो देखिएगा, आप इसे चेक करिएगा, ठीक है। और एचडीआई के 3 मेजर इंडिकेटर है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीने का स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से गलत कौन सा है, कि कौन सा एचडीआई मेजर इंडिकेटर में नहीं है, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर दीजिएगा। 18 क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, ये है आपका ब्यूटेन। तो जो एलपीजी है उसमें होता है 48% प्रोपेन और 50% क्या होता है, ब्यूटेन, 2% पेंटेन, ठीक है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट था वो था यहाँ पे ब्यूटेन। अब जो कभी गैस लीक होता है तो आपको एक स्मेल आती है, वो स्मेल काहे की होती है, वो होती है इथाइल मरकैप्टन। ये क्वेश्चन भी आ रहा है आजकल, ठीक है। ये डाला जाता है एलपीजी में ताकि पता चल सके कि गैस लीक हो रही है कहीं, ठीक है। तो द स्मेल ऑफ एलपीजी ड्यू टू इथाइल मरकैप्टन एंड ऑर्डरिंग दैट एडेड टू एलपीजी टू हेल्प डिटेक्ट लीक्स, ठीक। 1900 का क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। तो जलमंडल का सबसे बड़ा पार्ट, ये सारे ओशियन है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक, प्रशांत महासागर, वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ फैक्ट है, ये भी आप पढ़िएगा, ठीक। उसके बाद आता है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गांधी जी ने उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु माना था, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गांधी जी की जीवनी आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल कोई भी एग्जाम हो गांधी जी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और गांधी जी ने अपनी बुक में इन्हें कहा था धर्मात्मा गोखले। कौन सी बुक में, नोट एडवोकेट गुजराती डेडिकेटेड टू लीवर टाइटल धर्मात्मा गोखले, ठीक है। ये भी आ सकता है, ठीक है। कब जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए। वीडियो थोड़ा बड़ी होती जा रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो बड़ी रखें हैं इसे शॉर्ट में, बिल्कुल आपको डिटेल है, शॉर्ट में तो हो नहीं पाती है, तो इतनी डिटेल तो लगती है बिल्कुल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर एजुकेशन इन मौर्य पीरियड वॉज तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो इम्पोर्टेंट एजुकेशन सेंटर था मौर्य काल में, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, तो तक्षशिला तो उस समय बन गई थी। बाकी एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ये बनाई थी कुमार गुप्त ने, ठीक है। गुप्ता पीरियड का ये राजा था कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक। और एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी थी, ये बनाई थी किंग धर्मपाल ने, ठीक है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड इज गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले या राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। और इसे इन नामों से जाना जाता है, अभी पीसीएस में ये नाम दिए गए थे,
और बोला गया था कि कौन से ग्लेशियर के लिए ये नाम है, ठीक है। इनका दिमाग कभी भी फिट सकता है, यूकेएसएससी यूकेपीएससी का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा हिमनद। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? G20 समिट, G20 समिट के बारे में कौन सा है? G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 में। बाकी दो स्टेटमेंट की 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, सही है। G20 ने शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है, मतलब हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। ये गलत है, 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। इसे आप पढ़ लीजिएगा। G20 का मोटो क्या था इस बार, बाकी सब कुछ, क्योंकि ये भारत में ही हुआ था तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। जागेश्वर के बारे में क्या सही नहीं? या राजा का सबसे बड़ा मंदिर तो सही, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ठीक। 8वीं दशक योगदान पाल राजाओं का रहा, यही गलत है। राजाओं का योगदान रहा कत्यूरी राजाओं का, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा परीक्षा वाणी का, ठीक। और सबसे बड़ा मंदिर महामृत्युंजय मृत्युंजय मंदिर है, ये भी सही है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी उठाइए, एक दो बार रिवीजन मार दीजिए, ठीक। उसके बाद आता द मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड इज देहरादून, ठीक। तो सारणी के अनुसार देहरादून में 55.52% क्या है, अर्बनाइज है ये, ठीक है। इसके बाद है नैनीताल हरिद्वार, काफ़ी पीछे हैं ये, ठीक है। तो देहरादून क्या है, सबसे अर्बनाइज मतलब नगरीकृत जिला है। अगला क्वेश्चन है इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज, ठीक है। तो कौन सा भाग उपयोग किया जाता है नेत्रदान में? तो वो होता है आपका कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया की दान किया जाता है। एक और क्वेश्चन है कि आंख में कौन सा लेंस यूज होता है? तो आंख में होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है तभी तो जो भी रेज आएगी उसे ये फोकस कर पाएगा, ठीक। इसे हिंदी में शायद कहते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स को। हिंदी वाले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया इन द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर भारत आया था तो कौन सी शक्ति नॉर्थ इंडिया में राज कर रही थी? तो वो थी आपका नंद वंश, ठीक है। और कहा भी जाता है कि अगर उस समय लड़ाई हो जाती, सिकंदर वाले तो उसके जो सैनिक थे वो थक गए थे तो वापस चले गए थे, बट अगर उस टाइम लड़ाई हो जाती तो सिकंदर की हार निश्चित थी, ठीक है। अलेक्जेंडर की हार निश्चित थी क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी नन डायनेस्टी के पास, तो एक दो घंटे का काम था मतलब, ठीक। ये नंद वही है जिसको बाद में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसका बिल्कुल सर्वनाश कर दिया था, ठीक। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में, ठीक। और आईएनए की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक। और सुभाष चंद्र बोस 1943 में ऑफिशियली लीड किया था इसे, ठीक है। और इसमें एक दो मतलब महिलाओं की टुकड़ी भी बनी थी। एक का नाम था शायद रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ऐसा कुछ था, ठीक है। इसे आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरीज है सुभाष चंद्र बोस की भी। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द गोल गुम्बद लोकेटेड? तो ये है आपका बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुम्बद बनवाया था ये मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक है, 1656 में। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद, बीजापुर कर्नाटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये होती है आपकी एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को बांटते हैं हम दो भागों में, ठीक है। एक होती है आपकी बांगर और एक होती है आपकी खादर, ठीक है। तो खादर होती है नई वाली जलोढ़ मिट्टी और बांगर होती है पुरानी। पेपर में बिल्कुल आ जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी नदी आती है ना, नदी, मान लो इसमें बाढ़ आ गई, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है नदियों में, तो जो मिट्टी होती है ना, बाद में जब जल स्तर नीचे चले जाता है, ठीक है, वाटर लेवल नीचे चले जाएगा तो जो मिट्टी जम जाएगी ये होगी आपकी खादर। जो न्यू एल्यूवियल, जो नई मिट्टी आई है, और जो पुरानी मिट्टी पहले की पड़ी हुई है वो हो जाएगी आपकी खादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज? बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर की कौन सी लेयर होती है? नहीं, ओजोन लेयर नहीं, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर होती है? तो वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में शायद 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 समताप मंडल कहते हैं, शायद। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, लिनक्स है, जावा नहीं है। जावा मैंने अभी बताई थी ना, ये क्या है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। और इसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, अभी बताया था आगे क्वेश्चन में। 33 है कि डायरेक्टिव वॉज इम्प्लीमेंटिंग प्रोविंस अंडर कौन से एक्ट में द्वैत शासन प्रणाली को लाया गया था, तो ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 को। 1919 को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज रेफर्ड एज फादर ऑफ नेशन बाई, तो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1944 में जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो एक रेडियो पे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को मतलब एक अपने तरफ से क्या सांत्वना दे रहे थे, तो उन्होंने तब कहा था किसको, महात्मा गांधी को क्या, राष्ट्रपिता, ठीक है। तो 1944 में राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले। फिर आता है व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, ये सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन, ठीक। मैकॉले जो था वो चाहता था कि भारत इनका गुलाम हो जाए, ठीक है, 1835 में। तो उससे पता लग गया था कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ही एक टॉप लेवल की है। उसने बिल्कुल अपनी बायोग्राफी में लिखा भी था कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो सबसे पहला वॉर इनकी एजुकेशन पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इनका जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इसको अगर गुलाम बनाना है तो ये बिल्कुल चेंज कर दो। तो इन्होंने अपना बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाला ये सारा लागू कर दिया, और हमें मतलब इस तरीके से ट्रीट किया कि संस्कृत जो है वो काफ़ी बैकवर्ड लैंग्वेज है, और इनकी इंग्लिश काफ़ी हाई लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैकॉले मिनट आया था 1835 में। फिर उसके बाद वुड डिस्पैच आया, तो वुड डिस्पैच ने क्या कहा कि जो ऑर्थोडॉक्स लैंग्वेज है, ठीक है, जो पुरानी लैंग्वेज भारत की, उनको भी रहने दीजिए, प्लस जो ब्रिटिश साइंस लैंग्वेज है, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके की लैंग्वेज, उसको ऐड कर दीजिए, तो एजुकेशन क्या हो जाएगी, एक ब्रॉड तरीके से देखा जाए। तो इसी वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन भी, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को, ये आया था 1854 में। उसके बाद 1882 में आया हंटर एजुकेशन कमीशन, और 1940 में सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, भारत में एजुकेशन के स्तर को देखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143, ऑप्शन ए। 36 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट फ्यूल वैल्यू, तो हाइस्ट फ्यूल वैल्यू भी हाइड्रोजन की, और जो फ्यूचर का जो हमारा ईंधन है, ठीक है, फ्यूचर का जो ईंधन है वो हमारा हाइड्रोजन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज, ठीक है, तो कौन था, आचार्य JB कृपलानी। तो अगला क्वेश्चन है कि वो अमंग द फॉलोइंग लेट द फाउंडेशन, राष्ट्रकूट एम्पायर की, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो ये है आपका जी दंती दुर्ग। आ, 3 साम्राज्य थे, ठीक है, उस समय साउथर्न इंडिया में, ठीक है, दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य बिल्कुल चल रहे थे। एक था पाल, ठीक है, पाला प्रतिहारा, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार, और राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट की नींव रखी थी आपकी दंती दुर्ग ने, और पाल की रखी थी आपने धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ताऊ, ठीक। और प्रतिहार की रखी थी प्रतिहार की रखी थी आपकी नागभट्ट ने, ठीक है। तो ये रूलर्स आपको याद होने चाहिए कि किसने नींव रखी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, साउथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ठीक। और जो राजपूत एम्पायर की राजधानी थी वो थी आपकी मान्यखेता में, ठीक है, 6 to 10 सेंचुरीज तक इसने राज किया था। फिर आता है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की, ठीक है, पहली फैक्ट्री थी जहांगीर की अनुमति से 1613 में। 40 क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का जो रिजर्व है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास, 28% वर्ल्ड का। इसके बाद आता है शायद USA, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के पास, 28% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल यूरेनियम। और अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन इंडिया, तो जो मतलब भारत में ही जिसका ओरिजिन पॉइंट है चेनाब, ठीक है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी कहा था कि नदियों के ओरिजिन पॉइंट आप याद कर लीजिए बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट रिवर है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका कहाँ है, इसका है मानसरोवर में। ये हो गया जी आपका भारत, ठीक है, ये हो गया आपका भारत, ये अरुणाचल, ठीक है। भारत थोड़ा अजीब सा बन गया पर है। तो ये आपका मानसरोवर,
यहाँ से आई आपकी इंडस सिंधु नदी, और यहीं से आई हो गई आपकी ओरिजिनेट ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र गई इधर चाइना से, और अरुणाचल के बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे ये इसका पॉइंट, यहाँ से ये इंडिया में एंटर हो जाती है, ठीक है। इंडिया से फिर बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये कौन सी है? ये है सिंधु नदी। सतलज भी यहीं से निकलती है, कहीं से सतलज है आपकी, ओरिजिनेट फ्रॉम रकास्ते लेक, रकास्ताल लेक, ठीक है। इंडिया के बाहर ही है, तिब्बत में। जो चेनाब रिवर है वो आती है आपकी, चेनाब रिवर बनी दो नदियों से, ठीक है। एक तो है चंद्रा, चंद्रा रिवर, और दूसरी हो गई भागा। तो ये जब आपस में मिलती है तो ये बनाती है आपकी चेनाब, चेनाब नदी को, ठीक है। तो चेनाब नदी बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी? तो हाईएस्ट एनर्जी होती है आपकी ब्लू लाइट के पास, ठीक है। ब्लू लाइट हैविंग मोर एनर्जी एट इट्स लोवेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है आपका शायद तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ब्लू लाइट की लोवेस्ट वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। तो ब्लू लाइट के पास उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। तभी देखो कभी क्या होता है कि हम सोने से उठे, हमने देखा फ़ोन, तो फ़ोन भी बिल्कुल एमिट करता है आपकी ब्लू लाइट। तो इस ब्लू लाइट से क्या होता है कि आपकी बिल्कुल नींद गायब हो जाती है। काफ़ी एनर्जी होती है ब्लू लाइट में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सोने से पहले फ़ोन मत चलाओ, क्योंकि ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है बिल्कुल। 43 क्वेश्चन है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है लोक चुनाव में मतदान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी, ठीक है। बाकी सारी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए नागरिकों के लिए, ताकि एक जो उनके मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य, हाँ हाँ, मूल कर्तव्य हैं, कुछ मूल कर्तव्य हैं तो उनका पालन करे एवरी सिटीजन। तो अब क्या होता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 1976 में संविधान में। और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई, राइट टू एजुकेशन, वो आई 2002 में, ठीक है। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी है आपकी, ठीक है। और 11वीं जो है राइट टू एजुकेशन वाली, ठीक। अब इसमें भी एक क्वेश्चन आए थे, राइट टू एजुकेशन कितने साल के बच्चों तक है? तो वो है एज 6 से 14 तक के बच्चों तक, ठीक है। अभी एलटी में भी पढ़ा था बच्चों ने ये क्वेश्चन। अगला है कि ऑल रिवेन्यू बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द सरकारों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को समूचा राज। तो ये होता है कि भारत की संचित नीति में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें जाता है आपका सारा टैक्स वगैरह, ठीक। और जो आपकी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो आता है आपका आर्टिकल 266 में। आप पॉलिटिकल कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, मान लो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको उसका आर्टिकल जरूर पता होना चाहिए कि वो किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, ठीक है। पॉलिटी में आप ये गारंटी ले लीजिए मुझसे, अगर 10% आएंगे तो 3-4 आपके डायरेक्टली रिलेटेड होंगे आर्टिकल से। फिर आता है 45, विच वन ऑफ फॉलोइंग एट कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल? कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्केनाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन निकलती है, तो ये तो नहीं होगा, और ठीक है। तो जिसमें थर्ड ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट 90? तो 95%, ये तो उस समय का करंट है। तो इसका आंसर जो डीएलएड वालों ने दिया था वो था 2 एंड 3, 2 एंड 3 इसमें से सही है, ये आप चेक कर लीजिएगा, वैसे ये तो है नहीं। तो जो भी ऑस्कर अगर अभी हुआ है, या फिर नोबल प्राइज़ जो मिले हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर उत्तराखंड से कोई पिक्चर अगर कहीं कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है, ठीक, तो ये काफ़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं 47 क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता, ये क्यों मनाया जाता है कि जैसे कोई भी वॉर हो, मतलब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचा? रिपोर्टर पहुँचा, अपनी जान हथेली पे रख के रिपोर्टर वहाँ पहुँच गए कि हमें रिपोर्टिंग करनी है, दिखाना है लोगों को। तो उसी को कि जिन जर्नलिस्ट ने अपनी अपना शरीर त्याग दिया है किसमें, अपने प्रोफेशनल उसमें, तो उनको एक डेडिकेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड होता है हिंदी में आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि शायद गलत होऊंगा मैं तो कमेंट कर देना भाई। वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फरवरी को। नेशनल एजुकेशन डे है 11 नवंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे, ये डे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर है 30 नवंबर को और 5 दिसंबर को मनाया जाता है सॉइल डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को, एक कुछ इंपॉर्टेंट डे है। बाकी 3 दिवस आते हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। ठीक है, ये तीन भी इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को होता है शायद वाटर डे। 22 अप्रैल को होता है बायोडाइवर्सिटी डे और 22 मई को होता है अर्थ डे। ठीक है, ये आप चेक कर दिएगा। ठीक है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई कौन कौन से दिवस इस दिन आते हैं। ठीक है, क्या पता मैं गलत हूँ। अगला चलते हैं हम कि 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट स्पोर्ट्स। ठीक है, अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा, सही है। कॉमनवेल्थ 2022 में तीसरे पायदान पे रहा, ये थोड़ा गलत है। ये रहा था चौथे पायदान पे और टोटल मेडल मिले थे आपके 61 मेडल। ठीक, ICC T20 ऑस्ट्रेलिया विजय रहा, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक, फिर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट माउंटेन। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है आपकी अरावली। ठीक है, अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ओल्डेस्ट मतलब ये पुरानी हो गई है अब। ठीक है, देखो जो जैसे बच्चा होता है, पहले बड़ा 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 बढ़ता जाता है और फिर बुढ़ापे में क्या होता है, कुबड़ निकल के फिर वो क्या हो जाता है, हाइट कम 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 होने लगती है। सेम चीज़ पहाड़ों में भी होती है। जब वो अपनी युवावस्था में होते हैं तो पहाड़ बढ़ते जाते हैं, और जब बिल्कुल ओल्डेस्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, टूट फूट के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ही आ जाता है। तो अरावली का हाल भी वैसी हो गया है। ठीक है, तो अरावली फैली आपकी राजस्थान से हरियाणा तक। और जो जैसे हिमालयाज हैं या फिर एंडीज माउंटेन हैं उधर के, कहाँ के, यूएस वगैरह के, तो ये हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इन्हें बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये अपनी युवावस्था में, ये अभी बढ़ ही रहे हैं। तभी तो देखते हैं हम कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, हर 5-10 साल में सर्वे होता है और एवरेज बढ़ा रहता है, मतलब हमेशा इसकी हाइट अलग होती है। ठीक है, इससे आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा ये फैक्ट। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉय गवर्नर ऑफ इश्यू द ऑर्डिनेंस। कि गवर्नर को राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की ये देता है आपका आर्टिकल 213। मैंने कहा ना, आर्टिकल के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके। तो आर्टिकल 213 इंडियन गवर्नर को पावर देता है अध्यादेश जारी करने का, और आर्टिकल 123 देता है पावर किसको, राष्ट्रपति को, अध्यादेश जारी करने का। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करिए।